नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की विशेष बैठक। समिति के सदस्यों ने 26/11 आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री ने कहा, कई मामलों में राजनीतिक कारणों से आतंकवाद निरोधी कार्रवाई में डाला गया रोड़ा। यूक्रेन के ऊर्जा संस्थानों पर रूस के कथित हमलों के बाद कई शहरों में छाया अंधेरा। खेरसौन सहित कई मोर्चों पर जारी है भीषण लड़ाई। यूक्रेन ने 300 से अधिक ईरानी ड्रोन्स को मारने का किया दावा। डर्टी बम संबंधी जांच को लेकर यूएन परमाणु ऊर्जा एजेंसी भेजेगी अपनी टीम। सेना के साथ रिश्तों में तनाव के बीच पाकिस्तान में इमरान खान ने शुरू किया हकीकी आजादी मार्च। हजारों लोगों ने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ किया कूच। ईरान ने सेना को ललकारा, कहा मेरा मुंह मत खुलवाओ। पाकिस्तान में तुरंत चुनाव कराना है इमरान की पार्टी की मुख्य मांग। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के घर पर हमलावर ने बोला धावा। पेलोसी के पति पॉल पेलोसी पर किया हमला। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। घटना के समय सैन फ्रांसिस्को स्थित घर में नहीं थी नैन्सी पेलोसी। लंबी उठापटक के बाद आखिरकार एलन मस्क का हुआ ट्विटर। 44 अरब डॉलर में विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का किया अधिग्रहण। कंपनी खरीदते ही सीईओ पराग अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को निकाला। मस्क का ट्वीट, आजाद हुई चिड़िया। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। छब्बीस 11 आतंकवादी हमले को देश और दुनिया ने नहीं भूला है। इस हमले का केंद्र उस समय था ताज होटल, जहां आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक पहली बार भारत में आयोजित हो रही है। इस अवसर पर जहां सभी देशों ने आतंकवाद पर मिलकर गंभीरता से काम करने पर जोर दिया, तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए समिति के सामने 5 सुझाव भी रखे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से शुक्रवार को मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारत ने आतंकवाद पर करारा प्रहार कर आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। उद्घाटन भाषण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ये अफसोस की बात है कि जब आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की बात आती है तो सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से कार्रवाई करने में असमर्थ रहता है। Terrorism is a serious threat to international peace and security, indeed to the entire humanity. A key aspect of combating terrorism is to effectively curb terror financing. बैठक के दौरान ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा कि ब्रिटेन किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए भारत व अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों के साथ काम करने के लिए तैयार है। As members of the United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee, we have a special responsibility to protect and promote human rights in all our counter-terrorism work. And I pay tribute to India's leadership in the fight against terrorism over all these years. विदेश मंत्री ने इस बात का आह्वान किया कि हमें मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देश आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने में कभी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने समिति के विचार के लिए 5 बिंदुओं को सामने रखा। FATF और एगमोंट समूह जैसे अन्य मंचों के साथ संयुक्त राष्ट्र के नियामक प्रयासों को समन्वित करने की आवश्यकता। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सुरक्षा परिषद प्रतिबंधित व्यवस्था प्रभावी और पारदर्शी हो और राजनीति से प्रभावित न हो। आतंकवाद को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आतंकवाद के प्रायोजक वित्तीय फंडिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई महत्वपूर्ण है।
आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध जैसे मादक पदार्थ, हथियारों की तस्करी के बीच संबंधों को तोड़ने के लिए बहुपक्षीय प्रयास को मजबूत करना, आतंकवादी समूहों द्वारा धन उगाहने और वित्त पोषण के लिए आभासी मुद्राओं जैसे नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रोकने के लिए अभिनव समाधान। 26/11 हमले का केंद्र रहे मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में इस बैठक का आयोजन सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण है। समिति के सदस्यों ने 26/11 हमले को याद करते हुए यहां मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 26/11 के हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता और योजनाकार अभी भी सुरक्षित हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मुंबई 26/11 हमले को याद करते हुए हमें आतंकवाद के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और भविष्य के हमलों को टालने के लिए कदम उठाने पर और भी गंभीर काम करना जरूरी है। 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की स्थापना के बाद से भारत में समिति की ये पहली बैठक है। भारत संयुक्त राष्ट्र में साल 2022 के लिए आतंकवाद रोधी समिति का स्थायी प्रतिनिधि है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शुक्रवार को शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। इसे हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि वो सियासी दौरे पर नहीं बल्कि जिहाद के लिए निकले हैं। इमरान खान ने सेना और सरकार पर करारा हमला बोला है। आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान ने एक बार फिर भारत की विदेश नीति की तारीफ की है और ISI को खुले तौर पर चेतावनी भी दी है। सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद लगातार चुनाव कराने की मांग करने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के रूप में अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया है। कई सप्ताह के राजनीतिक ड्रामा, विचार विमर्श और चेतावनियों के बीच अपने हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ इमरान खान ने शुक्रवार को लाहौर के लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद के लिए कूच किया। इमरान ने इसे हकीकी आज़ादी मार्च नाम दिया है। इस दौरान इमरान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की और ISI को खुले तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च निकालकर कोई कानून नहीं तोड़ा है। इमरान ने सेना प्रमुख बाजवा को मीर जाफर और गद्दार कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ की तरह देश छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। इससे पहले मई में भी उन्होंने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन तब पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की सरकार ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने सुरक्षा बलों को तैनात कर इसे नाकाम कर दिया था। सबसे बड़े सूबे पंजाब में इमरान समर्थकों पर पुलिस ने कार्रवाई की और इस्लामाबाद के सभी प्रमुख मार्गों को बंद कर दिया था। बाद में इमरान खान ने कहा था कि सिविल वार की स्थिति से बचने के लिए वे मार्च वापस ले रहे हैं। इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें बहुमत तो हासिल नहीं हुआ था, लेकिन वो गठबंधन सरकार के प्रमुख बने थे। लेकिन इसी साल अप्रैल में गठबंधन सहयोगियों के साथ छोड़ने और उनकी पार्टी के कुछ सांसदों के बागी हो जाने के कारण उनकी सरकार गिर गई थी। पाकिस्तान में आम धारणा है कि 2018 में सेना ने इमरान की सरकार बनवाने में हर संभव मदद की थी, लेकिन दोनों के बीच दरार तब पैदा हुई जब पिछले साल नवंबर में ISI प्रमुख की नियुक्ति को लेकर दोनों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। फिर विपक्ष को उन्हें सत्ता से बाहर करने का मौका मिला। तब से इमरान खान लगातार सत्ता में वापसी के लिए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दर्जनों बड़ी रैलियां की है और कई विवादों में घिरे। एक जज पर टिप्पणी करने पर अदालत सख्त हुई तो माफी मांग कर खुद को बचाया। पिछले सप्ताह पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में अयोग्य करार दिया था। 5 साल तक सार्वजनिक पद से रहने के लिए आयोग घोषित कर दिया गया। सोमवार को पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की कीनिया में हत्या कर दी गई। अरशद इमरान के समर्थक और सेना के आलोचक माने जाते थे। सेना पर उंगली उठी तो ISI चीफ ने प्रेस वार्ता कर इमरान पर निशाना साधा। इमरान का बिना नाम लिए कहा कि वो रात को चुपचाप सेना से मिलते हैं और अपनी असंवैधानिक इच्छाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन दिन के उजाले में सेना को देशद्रोही बताते हैं। उनके शब्दों और कृत्यों के बीच एक बड़ा विरोधाभास है। और फिलीपींस के दक्षिणी प्रांत में रात भर बारिश की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में अभी भी फंसे हुए हैं। कोटाबाटो शहर में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची है। ये तूफानी बारिश चक्रवाती तूफान नाल्गे के कारण हो रही है। तूफान उत्तरी फिलीपींस की ओर बढ़ रहा है और इसके शनिवार या रविवार को तट से टकराने की आशंका है। फिलीपींस में तूफान के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से 31 लोगों की मौत हो गई है।
7 लोगों के लापता होने की बात भी कही जा रही है। बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। यह आपदा दक्षिणी फिलीपींस के लोगों पर कहर बनकर टूटी है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि दक्षिणी फिलीपींस के कोटाबाटो शहर में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। 3 लाख की आबादी वाले इस इलाके में इस प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत और बचाव का काम जोरों पर है, लेकिन अभी भी कई लोग अपने घरों की छत पर फंसे हुए हैं। कोटाबाटो के सिविल डिफेंस चीफ नागुइब सीना रिम्बो ने बताया कि शहर के मिंडानाओ आइलैंड के पास के इलाके से 31 शव बरामद हुए हैं। लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस आया, कई घर बह गए हैं। राहत बचाव दल रबर की बोट से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में लगा है। बाढ़ के कारण कई जगह भूस्खलन भी हुआ है। सेना ने कोटाबाटो और आसपास के 8 शहरों में फंसे निवासियों को निकालने के लिए ट्रक तैनात किए हैं। मिंडानाओ में आंतरिक मंत्री नागुइब सीना रिम्बो ने कहा कि बाढ़ और भूस्खलन के कारण मगुइन डानाओ प्रांत में कई इलाके प्रभावित है। उन्होंने बताया कि लापता लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है। हालांकि आपदा में कितने लोग लापता हुए हैं इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि गुरुवार को लगातार बारिश हुई, लेकिन शुक्रवार को मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है। मनीला के मौसम विभाग ने कहा है कि ये तूफानी बारिश चक्रवाती तूफान नाल्गे के कारण हो रही है। तूफान उत्तरी फिलीपींस की ओर बढ़ रहा है। इसके शनिवार या रविवार के टकराने की संभावना है। नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने बताया कि भूस्खलन की आशंका के मद्देनजर इन इलाकों से 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है। तूफान के और मजबूत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और वहीं उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को समुद्र की ओर 2 छोटी दूरी की मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि सेना ने दोपहर के आसपास उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र टोंगचोन से 2 मिसाइलें दागे जाने का पता लगाया है। मिसाइलें 239 किलोमीटर दूर गईं। दक्षिण कोरिया इन परीक्षणों की कड़ी निंदा करता है और इन्हें उकसावा करार देता है और इसे क्षेत्रीय शांति प्रभावित करने वाली घटना बताता है। उसने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों का उल्लंघन करार दिया है जिनके तहत उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने हाल के हफ्तों में कई मिसाइलों और हथियारों का परीक्षण किया है। ताज़ा परीक्षण दक्षिण कोरिया के 12 दिवसीय वार्षिक सैन्य अभ्यास होगुक के अंतिम दिन किया गया। इस साल इस अभ्यास में अमेरिकी सैनिकों ने भी हिस्सा लिया है, जिनकी संख्या के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की सरकार ने आर्थिक संकट से लड़ने के लिए शुक्रवार को एक भारी भरकम आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के बढ़ते दाम और खाने पीने की वस्तुओं की ऊंची कीमतों से निपटने के लिए सरकार ने लगभग $200 बिलियन के पैकेज को मंजूर दिया है। डॉलर के मुकाबले येन के कमजोर होने से आयात की लागत बढ़ गई है। सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज से महंगाई से प्रभावित परिवारों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। किशिदा ने पैकेज के प्रारंभिक मंजूरी के बाद कहा कि हम सभी को राहत देना सुनिश्चित करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव महसूस कर सके। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर। एंटरिंग ट्विटर हेडक्वार्टर, लेट दैट सिंक इन। हाथों में सिंक यानी वॉश बेसिन लिए जब दुनिया के मशहूर उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंचे तो दुनिया को लगा कि ट्विटर की मालियत और मिल्कियत का फैसला हो चुका है। हेडक्वार्टर पहुंचने को कुछ देर बाद उन्होंने अपने ट्विटर बायो को अपडेट किया और अपने बायो में चीफ ट्वीट लिखा और इसके बाद एलन मस्क ने ट्विटर के खरीद का ऐलान कर दिया। ट्विटर खरीदने के बाद अपनी मंशा भी एलन मस्क ने जाहिर कर दी और उन्होंने ट्वीट किया,
चिड़िया आज़ाद हो गई। फ्री स्पीच जिसकी वकालत एलन मस्क करते हैं और आने वाले वक्त में ट्विटर के कंटेंट को लेकर पॉलिसी में वो बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। 9 सेकंड का ये वीडियो ट्विटर पर एक ही दिन में लगभग 4 करोड़ बार देखा गया। तो ऐसा क्या खास है इसमें? दरअसल ये विश्व के सबसे चर्चित सौदों में से एक के अंजाम तक पहुंचने का ऐलान था। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क ट्विटर मुख्यालय में एक सिंक लेकर पहुंचे और लिखा लेट दैट सिंक इन। 44 अरब डॉलर का यह सौदा महीनों तक विवादों और अटकलों का शिकार रहा। मस्क के पास इस सौदे को पूरा करने के लिए शुक्रवार तक का समय था, लेकिन उन्होंने गुरुवार को ही इसे पूरा कर लिया। सब कुछ निपटने के बाद उन्होंने छोटा सा ट्वीट किया, चिड़िया आजाद हो गई। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बायो भी बदल दिया। एलन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद कंपनी में कई बड़े बदलाव हुए। इनमें सीईओ पराग अग्रवाल की विदाई भी शामिल है। इस सौदे को लेकर मस्क और पराग के बीच कई बार ट्विटर पर बहस देखी गई थी। नवंबर 2021 में ट्विटर की कमान संभालने वाले पराग आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं। मस्क के मालिक बनने के बाद ट्विटर से जिन अन्य की नौकरी गई उनमें भारतीय मूल की विजया गडे भी शामिल हैं। वे ट्विटर में लीगल पॉलिसी और ट्रस्ट की प्रमुख थीं। कहा जाता है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट निलंबित करने के फैसले में विजया गडे की मुख्य भूमिका थी। मस्क ट्विटर के इस फैसले के आलोचक रहे हैं। इस साल अप्रैल महीने में ट्विटर को खरीदने का ऐलान करने के बाद मस्क इस सौदे को लेकर पीछे हटे थे। ट्विटर के प्रति एलन मस्क का प्रेम इस साल के शुरुआत से ही परवान चढ़ना शुरू हो गया था। उन्होंने जनवरी से ही शेयर खरीदने शुरू किए और मार्च तक कंपनी के 5% शेयर ले लिए। अप्रैल में यह बात सामने आई कि मस्क ट्विटर के सबसे बड़े शेयर धारक बन गए हैं। इसी महीने उन्होंने 44 अरब डॉलर में ट्विटर खरीदने की पेशकश कर दी। हालांकि मई में उन्होंने इस सौदे को लेकर कदम वापस खींचने के संकेत दिए। उन्होंने चिंता जताई कि ट्विटर पर फेक अकाउंट्स कंपनी के दावे से कहीं अधिक हैं। जुलाई में मस्क ने ट्विटर को नहीं खरीदने की बात कही, लेकिन तब ट्विटर सौदे पर डट गया। ट्विटर ने कहा कि अब एलन मस्क को कंपनी खरीदनी पड़ेगी। ट्विटर ने मस्क के खिलाफ अदालत में केस भी दर्ज कराया। हालांकि अक्टूबर में बात बन गई और मस्क ने सौदे में फिर से रुचि दिखाई, जिसके बाद अदालती कार्रवाई खत्म हुई। कई जानकारों का कहना है कि मस्क ने ट्विटर को महंगा खरीदा है। जानकारों के मुताबिक कंपनी के शेयरों में गिरावट और उसके दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि न होने को देखते हुए ये सौदा महंगा है। वैसे मस्क का कहना है कि वो इस सौदे को व्यावसायिक नजरों से नहीं देख रहे। उनका कहना है कि वो ट्विटर के स्पैम अकाउंट्स को हटाना चाहते हैं, ट्विटर पर बोलने की आजादी का संरक्षण करना चाहते हैं, मानवता की मदद करना चाहते हैं और ऐसा मंच तैयार करना चाहते हैं जहां विभिन्न मतों को स्वस्थ तरीके से रखा जा सके। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद अब इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया मंचों में शामिल ट्विटर पर उनके नए मालिक किस प्रकार का रेगुलेशन लागू करेंगे, इस पर दुनिया की नजर होगी। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के घर पर एक हमलावर ने शुक्रवार को धावा बोल दिया। घटना में पेलोसी के पति पॉल पेलोसी घायल हुए। जानकारी के अनुसार ये शख्स घर के भीतर घुस आया और पेलोसी के पति के साथ मारपीट करने लगा। पेलोसी के पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। घटना के वक्त नैन्सी पेलोसी घर पर नहीं थी। हमलावर हिरासत में है और हमले की वजह की जांच जारी है। और खबरें अब यूरोपीय महाद्वीप से। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा। रूस द्वारा यूक्रेन के ऊर्जा संस्थानों पर हमले के बाद कई शहरों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं यूक्रेन रूसी सेना द्वारा कथित तौर पर प्रयोग किए जा रहे ईरानी ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। उसने ऐसे 300 से अधिक ड्रोन मारने का दावा भी किया है।
रूस यूक्रेन युद्ध के शोले 247वें दिन भी भड़कते रहे। रूस द्वारा यूक्रेन के ऊर्जा संस्थानों पर हमले के बाद कई शहरों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। बिजली संकट को देखते हुए राजधानी कीव के लोगों ने बत्तियां बुझाकर बिजली बचत का संदेश दिया। नागरिकों का मानना है कि हालात को देखते हुए ये सब करना जरूरी है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अंधेरे में खड़े होकर दो टूक शब्दों में संदेश दिया कि हम अंधेरे से नहीं डरते। हम अंधेरे से नहीं डरते। हमारे लिए सबसे अंधकारमय समय प्रकाश के बिना नहीं है, बल्कि बिना इच्छा का समय है। हमारी सेना मजबूत है, स्वयंसेवक अथक हैं, भागीदार विश्वसनीय हैं और लोग अदम्य हैं। जब देश में जंग चल रही हो, यह करना कोई मुश्किल नहीं है कि हम जल्दी घर पहुँचे और थोड़े अंधेरे में रहें ताकि बिजली बचाई जा सके। इस बीच रूस समर्थक चेचेन नेता रमजान कादिरोव ने माना है कि यूक्रेनी सेना के हमलों में रूस समर्थक बलों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के सहयोगी सैन्य नेता द्वारा नुकसान स्वीकार करने की यह दुर्लभ घटना है। एक चेचेन टुकड़ी यूक्रेनी सेना के तोपखाने का निशाना बनी। कुछ लड़ाके मौके पर ही मारे गए। अब तक 23 की मौत हो चुकी है, जबकि 58 घायल हैं। उनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर यूक्रेन अन्य मोर्चों पर भी जवाबी कार्रवाई में लगा है। रूसी सेना द्वारा कथित तौर पर प्रयोग किए जा रहे ईरानी ड्रोन्स को यूक्रेन निशाना बना रहा है। उसने ऐसे 300 से अधिक ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। हमें नहीं पता कि कितने शहीद 136 ड्रोन रूस को मिले हैं। आधिकारिक रूप से रूस द्वारा ऐसे 2400 ड्रोन का ऑर्डर दिए जाने की बात सामने आई है, लेकिन इनमें से कितने उसे मिले इसकी जानकारी नहीं है। उधर यूक्रेन को बाहरी सैन्य सहायता को लेकर दक्षिण कोरिया स्पष्टीकरण देने को मजबूर हो गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके देश ने यूक्रेन को कोई भी घातक हथियार नहीं दिया है। ये सफाई रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उस बयान के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि यदि दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को सैन्य सहायता दी तो रूस दक्षिण कोरिया रिश्ते तबाह हो सकते हैं। इस बीच डर्टी बम के प्रयोग की आशंका को लेकर भी विवाद जारी है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि उसकी टीम जांच के लिए रवाना की जाएगी। यह दौरा यूक्रेन के अनुरोध पर हो रहा है। टीम यूक्रेन में रूस के इस आरोप को लेकर जांच पड़ताल करेगी। इस बीच खेरासॉन सहित कई इलाकों में घमासान की लड़ाई जारी है। उधर रूस समर्थक अलगाववादियों ने आरोप लगाया है कि यूक्रेनी सेना के हमले में दोनेत्स्क के एक कस्बे का रेलवे स्टेशन और तेल डिपो नष्ट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना देशवासी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेता कर रहे हैं। अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वे दुनिया के उन लोगों में से एक हैं जो अपने देश के हित में स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम हैं। प्रधानमंत्री की किस तरीके से किन लफ्जों में की है तारीफ व्लादिमीर पुतिन ने, देखते हैं खास रिपोर्ट। हाल के सालों में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और दुनिया के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा नाम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन ने गुरुवार को भारत की तारीफ में एक के बाद एक कसीदे गढ़े। पुतिन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत का भविष्य बहुत अच्छा है और वैश्विक मामलों में इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। इंडिया हमारे भारत के साथ खास रिश्ते हैं। हमने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि यह भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की थी और हमने ऐसा किया भी है। हमने 7.6 गुना तक इसको बढ़ाया है। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन लोगों में से एक हैं जो अपने देश के हित में स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम हैं, चाहे कोई कितना सीमित करने का प्रयास करे। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन लोगों में से एक हैं जो अपने देश के हित में स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम हैं और भारत को भारतीय लोगों के लिए आवश्यक दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की भूमिका वैश्विक मामलों में बढ़ रही है। हमारे भारत के साथ खास रिश्ते हैं। हमने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि यह भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की थी और हमने ऐसा किया भी है। हमने 7.6 गुना तक इसको बढ़ाया है।
पुतिन ने साफ कहा कि इस बात पर गर्व किया जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने ब्रिटिश उपनिवेश से लेकर आधुनिक राज्य तक अपने विकास में जबरदस्त प्रगति की है। लगभग 1.5 अरब लोगों के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ना प्रशंसनीय है। पुतिन ही नहीं, दुनिया के तमाम बड़े नेता लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। न केवल विश्व मंच पर भारत की भूमिका बल्कि अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने के कदमों, कोरोना काल में लिए गए निर्णयों, दुनिया को वैक्सीन देने और संकट काल में भारतीय लोगों के साथ ही तमाम देशों के लोगों को सुरक्षित निकालने जैसे कदमों पर दुनिया पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर रही है। दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले देश के राष्ट्रीय नेता लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप या फिर मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन, सब लगातार पीएम मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का रिफॉर्मर इन चीफ यानी बदलाव का अगुवा करार दिया, तो ट्रंप ने मोदी को ग्रेट लीडर बताया था। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने लोकतांत्रिक तरीके से सफलतापूर्वक कोविड महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की थी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीके को लेकर भारत की जोरदार सराहना की थी। दरअसल पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने न केवल भारत जैसे इतने बड़े देश में सबको वैक्सीन दी, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई। हाल ही में कई सर्वेक्षणों में साबित हुआ है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता दुनिया के कई नेताओं के मुकाबले शीर्ष पर है। कई एजेंसियों की रेटिंग में भी पीएम मोदी को दुनिया के बाकी नेताओं के मुकाबले शीर्ष पर बताया गया है। दुनिया की मौजूदा स्थिति में भारत ने जिस तरह से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखी है, उसकी भी सराहना हो रही है। ये पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व का कमाल है कि आज देश अपना रास्ता खुद तय कर रहा है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम होने के साथ ही दूसरे देशों को भी रास्ता दिखा सकता है। यही नहीं, दुनिया में मंदी की आहट की खबरों के बीच भी भारत आर्थिक तौर पर मजबूत है और सबसे तेजी से बढ़ती 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और तमाम रेटिंग एजेंसियां भी इसके लिए भारत की सराहना कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी माना है कि भारत में अत्यधिक गरीबी लगभग खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पुतिन का बयान साबित करता है कि कैसे सशक्त हो रही है भारत की छवि कुशल नेतृत्व से। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।